स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिस्कवरी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अब आगे फर्दर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर स्टूडेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम चैप्टर को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करते हैं आज। थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल था वो सबसे बाद में डिस्कवर हुआ। सबसे बाद में डिस्कवर क्यों हुआ? क्योंकि जो न्यूट्रॉन था उसके ऊपर चार्ज होता है ज़ीरो और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। इस वजह से ये पार्टिकल बहुत बाद में देखा गया। और बाद में कहाँ देखा गया? ये पार्टिकल देखा गया न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने बताया था कि न्यूट्रॉन नाम का भी कोई एक पार्टिकल होता है। ओके, और ये कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो हीलियम पार्टिकल है, यहाँ पे हीलियम पार्टिकल, ये बेरिलियम के एटम के ऊपर बम्बारमेंट इसकी हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्शन है ये। ठीक है, बम्बारमेंट यहाँ पे हो रही है। तो जो बेरिलियम एटम है ये तो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। और जो नया पार्टिकल बना, जो नया एटम बना, वो क्या है? कार्बन एटम। अब इसको देखने का तरीका ये है कि जो इसका मास का नंबर है, उसमें रिएक्टेंट में जो मास का नंबर है कौन सा? 9 और 4, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 13। तो प्रोडक्ट साइड में भी मास नंबर 13 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 12 तो आ गया है लेकिन एक मिसिंग है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है 2 और 4, इसका सम भी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? इसका सम 6 है, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो ये तो इक्वल हो गया है 6। ठीक है, तो एक ऐसा पार्टिकल भी यहाँ से निकला जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था इन कंडीशंस को। तो 12, यहाँ पे एक इसका मास और होगा 1 एंड इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल को यहाँ पे बोला जाता है क्या? न्यूट्रॉन। समझ में आया? तो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हो, हीलियम का जो पार्टिकल है, बोरोन के एटम के ऊपर बम्बारमेंट हो रही है उसकी। तो बोरोन का एटम हो गया डिस्ट्रॉय और नया एटम बना कौन सा? नाइट्रोजन। तो यहाँ देख रहे हो आप 11 + 4 14 हो जाएगा ये। तो यहाँ 14 दिख रहा है। ठीक है, सॉरी 15, यहाँ 14 दिख रहा है। तो एक और आएगा इसका मास नंबर, वो 1 हो जाएगा। और नीचे कितना है? 5 + 2 7। तो यहाँ 7 तो है लेकिन यहाँ 0 है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह यहाँ पे भी क्या निकल रहा है अपने पास? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो ये किसी काम का नहीं होता है ज़्यादा, केवल न्यूक्लियर रिएक्शंस के अलावा। ठीक है, चलो तो हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन का जो मास है वो होता है 1.675 × 10⁻27 kg। एंड अगर मैं ग्राम में लूँ, सॉरी यहाँ पे ग्राम आएगा, अगर मैं ग्राम में लूँ इसको तो ये हो जाएगा 1.675 × 10⁻24 ग्राम एंड AMU में 1.0087 AMU। ओके, जो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है स्टूडेंट्स 0। तो अगर चार्ज 0 होगा तो इसका स्पेसिफिक चार्ज भी कितना होगा? Q/m होता है स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो न्यूट्रॉन है भार वेट में प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है, क्योंकि प्रोटॉन का जो वेट था वो था 1.0072 AMU और इसका है 1.0087 AMU। तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर। स्पेसिफिक चार्ज का अगर मैं ऑर्डर निकालूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो वो ऑर्डर आएगा, न्यूट्रॉन का होगा सबसे कम, प्रोटॉन का होगा उससे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मास बढ़ने पर Q/m की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा मास किसका है? न्यूट्रॉन का है, उसके बाद प्रोटॉन का है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का है। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसके लिए Q/m की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ओके,
अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इसका एक समरी के तौर पे मैं आपको एक टेबल दे देता हूँ जिसमें सिंबल, चार्ज एंड मास है, और इसको अपने को याद रखना है। तो जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई, प्रोटॉन पी एंड न्यूट्रॉन एन। ओके, ये तो इसके सिंबल हैं। चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड इसका अगर मैं मास देखूँ तो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर मैं AMU में देखूँ तो कितना आएगा 0.000548 AMU। कितना होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो ये प्लस में हो जाएगा और वैल्यू वही रहेगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं मास की बात करूँ तो ये होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और अगर मैं AMU में बात करूँ तो ये हो जाएगा 1.0072 AMU। ओके, एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 एंड मास होता है इसका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है 1.0087 AMU। ओके, तो ये टेबल अपने को याद रखनी है क्योंकि इसका चार्ज और मास कहीं पे भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ रेशियो ऑफ मास एंड चार्ज फॉर A+ आयन इज 2 × 10⁻⁻7 किलोग्राम पर कूलम, देन कैलकुलेट मास ऑफ एटम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है वही लिख देते हैं। क्या दे रखा है हमें दे रखा है मास और चार्ज का रेशियो। तो मास अपॉन चार्ज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻7। ओके, और हमें निकालना है मास, और इस पे चार्ज कितना है +1 चार्ज है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास मास कैलकुलेट होके आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7 इंटू चार्ज, एंड चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से मास कैलकुलेट हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा मेरे हिसाब से 3.2 × 10⁻26 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं Z, X एंड A से, जहाँ पे जो Z है वो हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर को बताता है। A है वो हमें क्या बताता है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, एटॉमिक मास या फिर इसको मास नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, और X हमें यहाँ पे क्या बताता है, एलिमेंट का सिंबल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ 6C12, तो यहाँ पे 12 क्या है, एटॉमिक मास, C इसका सिंबल है, और Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो Z हमें क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर। तो अब Z में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एटॉमिक नंबर के साथ साथ जो Z होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, और इसी पोजीशन पे ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसी पोजीशन का मतलब होता है कि जब जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है। ठीक है, एलिमेंट जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, तब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट चार्ज है, जैसे कि कोई एलिमेंट X है, X से वो X+ बना या फिर X से वो X- बना, तो इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं होगा, Z के बराबर नहीं होगा। प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे। वो इक्वल तभी होंगे जब वो न्यूट्रल कंडीशन में होगा। इतना चीज़ समझ में आ गई। दूसरा ए हमें बताता है क्या, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो ए के अंदर क्या क्या होता है, ए हम कंटेन करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के बेसिस पे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ कुछ, कि
जो ए है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, और जो जेड है वो क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चाहिए तो मैं ए माइनस जेड कर दूँ। जब ए माइनस जेड कर दूंगा तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। अब मैंने अभी बताया यहाँ पे कि x से x प्लस बन सकता है, x कोई एलिमेंट है, और x से x माइनस भी बन सकता है। तो जो प्लस और माइनस हैं ये दोनों क्या हैं, आयन हैं। तो आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। तो जब पॉजिटिव आयन बनेगा, जैसे मान लो मैं बता देता हूँ यहाँ पे x से x प्लस बन रहा है, तो दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। इधर चार्ज 0 है और इधर चार्ज +1 है, तो चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड में ऐड हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। तो जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर हमेशा Z के बराबर होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बने चाहे नेगेटिव आयन बने, चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होगा। लेकिन जब पॉजिटिव आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, चलो एनायन के बारे में बात करते हैं। तो एनायन बनेगा तो जब, जैसे मैंने प्रोटॉन के लिए इसके लिए पॉजिटिव आयन के लिए बताया, वैसे ही एनायन के लिए, एनायन x से x माइनस बन रहा है। तो यहाँ पे माइनस है तो मैं इलेक्ट्रॉन किधर ऐड कर दूँ, रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जब एनायन बनेगा। तो वही प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा जब एनायन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ समझ में आई। तो इसके बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92। तो इसको अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखूँगा, 92 यूरेनियम 238। अब मुझे निकालना है क्या, सबसे पहले तो प्रोटॉन का नंबर। तो प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होता है, Z के बराबर, और Z यहाँ पे हमें दे रखा है कितना, 92। तो प्रोटॉन का नंबर आ गया। और ये जो यूरेनियम है ये इसकी ग्राउंड स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा, प्रोटॉन के नंबर के बराबर ही होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आ गए हमारे पास कितने, 92। अब मुझे क्या चाहिए, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, A माइनस Z, वही होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन होगा 238 माइनस 92, दैट इज़ 146। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा 146। तो स्टूडेंट्स ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ एटम्स दे रखे हैं, उनका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों दे रखा है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, Z के बराबर। तो यहाँ पे Z हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो एटम दे रखा है ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है, हाँ ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में है तो प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ओके, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा, A माइनस Z। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8। तो इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों का नंबर कितना हो जाएगा, 8, 8 एंड 8। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13, और 27 माइनस 13 दैट इज़ 14। ओके, तो यहाँ पे फास्फोरस है तो प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 15 एंड 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 दैट इज़ 16 न्यूट्रॉन। ओके, अब यहाँ तीसरा चौथा जो एग्जांपल है वो है N3 माइनस, और ये आयन है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है आयन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 14, 7, ये तो इसका A और Z दे रखा है, तो प्रोटॉन का नंबर तो Z के बराबर ही होता है। लेकिन अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ये आयन है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं है। और माइनस का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो नाइट्रोजन पे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, और इस पर -3 और हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 10। तो यहाँ पे नंबर आएगा अपने पास 10। ओके,
ये बदल जाएगा, 10 आएगा यहाँ पे, और बाकी 14 माइनस 7 न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। इतना चीज़ समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, NH4 प्लस एंड H2। इन सब में हमें निकालने हैं। तो ये आयन है, मतलब कंपाउंड की फॉर्म में आयन दे रखे हैं। तो क्या करेंगे हम, अलग अलग एटम के, इसके अंदर जो भी अलग अलग एटम है उनका निकाल के उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो प्रोटॉन के पर सबसे पहले SO4 2 माइनस में देखते हैं। तो SO4 2 माइनस में सल्फ़र, सल्फ़र का नंबर, सॉरी सल्फ़र, सल्फ़र का नंबर क्या होता है, सल्फ़र कितने नंबर पे होता है, 16, और इसका मास कितना होता है, 32। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए इसके, 16। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4। तो ये हो गया 16 प्लस 32, 16 प्लस 32 दैट इज़ 48। तो यहाँ पे SO4 2 माइनस में 48 क्या हो गए अपने पास, प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर देता हूँ, 48 प्रोटॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो -2 चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हैं। प्रोटॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो 48 प्लस 2 कर दूँ मैं, तो 48 प्लस 2 करने पर मुझे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो, इक्वल्स टू 50 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सबका अलग अलग निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे। तो 32 माइनस 16 सल्फ़र के लिए, सल्फ़र के लिए, ठीक है, कितने हो गए वो, 16 हो गए। प्लस ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 16 माइनस 8 8, और ऑक्सीजन है कितने यहाँ पे, 4। तो 16 प्लस 32 दैट इज़ 48। तो न्यूट्रॉन भी यहाँ पे कितने मिलेंगे अपने को, 48 ही मिलेंगे। तो इस तरीके से बाकी के एग्जाम्पल भी करने हैं। तो जैसे फास्फोरस, फास्फोरस में कितने होते हैं, 15 प्रोटॉन, 15, एंड ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4। तो ये टोटल हो गया है 47। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 47 प्लस 3 50, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 48। ओके, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 48। समझ में आ गया इतना। न्यूट्रॉन 48 होंगे क्या, नहीं स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन 48 नहीं होंगे। होंगे क्या, देखिए फॉस्फोरस में निकालते हैं अपन। फॉस्फोरस का नंबर होता है 15 और यहाँ पे होता है 31। तो न्यूट्रॉन निकालूंगा तो कितने आएंगे, 31 माइनस 15। ओके, एंड ऑक्सीजन पे तो हमें पता ही है 8 होते हैं, और यहाँ पे 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा, बताइए स्टूडेंट जल्दी से। 31 माइनस 15 हो जाएगा, 31 माइनस 15 हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 16 को ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे अपने से गलती हो गई है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 48। ओके, नेक्स्ट NH4 प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है तो हमें इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा। तो NH4 प्लस में देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7, और हाइड्रोजन में 4। हाइड्रोजन में 1 होता है तो यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा। तो 7 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 11। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, एक कम रहेगा, 10। और न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन केवल नाइट्रोजन में होते हैं, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा ओनली 8। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, तो ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1H1, यहाँ लिखा हुआ है 1H2, यहाँ लिखा हुआ है 1H3। तो आप देख रहे होंगे कि जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, और ये तीनों ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में क्या बोलेंगे, ये आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं। इसको फर्स्ट वाले को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन, सेकंड वाले को ड्यूटीरियम, और तीसरे को ट्राइटियम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कार्बन के आइसोटोप लिखे हुए हैं, तो हम इनको आइसोटोप को इस तरीके से बोलते हैं, C12, C13, C14। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर से, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं,
यहाँ पे 6 6 6, ये तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, तो इस वजह से ये तीनों आपस में क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। सेकेंड है अपना आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब की बार क्या होगा, सेम मास नंबर होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, ये 20 है, तो ये डिफरेंट है, लेकिन इस बार इनका जो मास है वो सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 14 C14, ये कार्बन का आइसोटोप है, और नाइट्रोजन 14, तो यहाँ पे इन दोनों का जो मास है वो सेम है और जो नंबर है वो क्या है, डिफरेंट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपने आइसोबार्स। थर्ड आता है सॉरी, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। तो पहला एग्जांपल पोटेशियम एंड कैल्शियम। न्यूट्रॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A-Z करके, तो 39 माइनस 19 एंड यहाँ 40 माइनस 20। तो आप देख रहे होंगे दोनों जगह पे कितने आ रहे हैं, 20 एंड 20, तो दोनों जगह पे न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटोन्स। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है 7N14 एंड 6C13, ये दोनों आइसोटोप्स हैं, किसके, कार्बन एंड नाइट्रोजन के। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 7 एंड यहाँ 13 माइनस 6, ये कितना हो गया, 7, और दिस इज़ ऑल्सो 7। तो दोनों जगह पे न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपने आइसोटोन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, इनमें क्या सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम पहला देखते हैं, पहला सेट दे रखा है N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस। तो न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 7, तो इसका नॉर्मली होता है, और इसमें 3 ज़्यादा हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 10। ऑक्सीजन में 8 होते हैं और 2 ज़्यादा हैं, तो टोटल 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 ज़्यादा है, तो टोटल 10 हो गए। तो आप देख रहे हो कि सब जगह जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, दूसरा CH4, कार्बन में कितने होते हैं, 6, और हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1, और टोटल 4 हैं, तो 4, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। इसी तरीके से अभी NH4 प्लस में हमने निकाला था, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले हैं ये, तो इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस। तो हम करके देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है ऑक्सीजन 16 एंड कैल्शियम 40। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 8, और प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, 8, क्योंकि जेड का नंबर भी एक ही, और डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, 0। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, न्यूट्रॉन है 20 एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो 20, और तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 0। तो डिफरेंस जो है N-P का वो सेम आ रहा है, तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन ये वाले क्या हैं, आइसो डिफर्स। यहाँ पे देखते हैं 13 माइनस 6 एंड 15 माइनस 7, तो 13 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 7, एंड प्रोटॉन इज 6 एंड 15 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ डिफरेंस हम देखें तो कितना आ रहा है, 1, और यहाँ पे भी आ रहा है 1, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस कितना है, 1 है। N-P का दोनों जगह सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपने आइसो डिफर्स। एंड लास्ट वन इज़ आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स में होता क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम हो, एटम भी क्या होने चाहिए, सेम, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटम देखते हैं। तो CO2 में कितने एटम दिख रहे हैं मुझे, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, तो टोटल एटम दिख रहे हैं मुझे 3, और यहाँ पे भी मुझे एटम दिख रहे हैं कितने, 3। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, लेकिन 2 हैं ऑक्सीजन, तो 8 इंटू 2, तो 16, 16 प्लस 6 22 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन में कितने, 7, तो 7 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन में कितने, 8, और इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 22। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है यहाँ पे, सेम है, और नंबर ऑफ एटम भी क्या है यहाँ पे, सेम है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोस्टर्स। तो होप आपको आइसोबार, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स ये सब समझ में आ गए होंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स जैसे ही नेम आया यहाँ पे, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो पहला 6C12, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 माइनस 6, 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो डिफरेंस आ रहा है 0। और सेकेंड 15N7, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 15 माइनस 7, 8। एंड प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 7। तो डिफरेंस आ रहा है कितना? 1। तो यहाँ पे डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में न्यूट्रॉन कितने हैं? 13 माइनस 6, 7, है ना। और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 6। तो डिफरेंस आ रहा है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का 1। यहाँ पे 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 12। एंड प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 11। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 माइनस 11, 1। तो डिफरेंस आ रहा है सेम। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हम आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस 2, 2। एंड प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो डिफरेंस आ रहा है अपना 0। यहाँ पे देखूँ तो न्यूट्रॉन कितना आ रहा है? 8। प्रोटॉन कितना आ रहा है? 8। और डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब थर्ड भी हमारा आंसर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करते हैं। न्यूट्रॉन 24 माइनस 12 कितना आएगा? 12। एंड प्रोटॉन इज़ ऑल्सो 12, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। यहाँ पे देखते हैं 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन आ रहा है 12 एंड प्रोटॉन आ रहा है 11, तो डिफरेंस आ रहा है 1। तो डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है, इसका मतलब फोर्थ हमारा आंसर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या है? 2 एंड थर्ड। तो हम देख सकते हैं आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है सॉरी सेम होना चाहिए। दूसरा है द पेयर ऑफ NH3 प्लस BH3 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, मतलब NH3 और BH3 में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन सब कंपाउंड में से किस में हमें दिखाई देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम होना, समझ में आ गया। तो NH3 और BH3 में तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 3 प्लस बोरोन में 5 एंड हाइड्रोजन में 3, तो कितना हो गया ये? 10 प्लस 8, 18। तो हमें देखना है कि इन कंपाउंड्स में से 80 इलेक्ट्रॉन किस में है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बोरोन। तो बोरोन में 5 इंटू 2 10 प्लस 6, यहाँ तो 16 आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। सेकेंड कार्बन 6 इंटू 2 12 प्लस 6, यहाँ आ रहा है 18, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं तो कार्बन 12 प्लस 4 16, तो ये भी आंसर नहीं होगा। CO2 ये तो अभी निकाले थे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इफ़ XO3 माइनस आयन हैज़ 32 इलेक्ट्रॉन देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ X। अगर XO3 माइनस आयन जो 32 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसमें जो X है एलिमेंट, उसका हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन XO3 का, सपोज X का जो इलेक्ट्रॉन है वो X ही मान लेते हैं अपन, X है ना। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? ज़्यादा है, तो उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। और इन सब का सम जो हमें दे रखा है वो है 32। तो यहाँ से जो X है वो कैलकुलेट होके आएगा 7। इसका मतलब जो एलिमेंट X है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इतना चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A एंड B आर आइसोन्यूट्रॉनिक। ए एंड बी आइसोन्यूट्रॉनिक के मतलब इनमें क्या है? न्यूट्रॉन सेम है। एंड मास नंबर ऑफ ए एंड बी आर 76 एंड 77 रेस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ बी, हमें बी का एटॉमिक नंबर पूछा है और ए का एटॉमिक नंबर दिया है 32। तो ए एंड बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मतलब इनमें न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक है, इसका मतलब इसमें क्या है? न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में दे रखी है वही यूज़ करते हैं। तो हमें ए का एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 76। तो 76 ए इक्वल्स टू क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? Z के बराबर, तो 32 प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ से न्यूट्रॉन मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 44। अब ये अगर आइसो न्यूट्रॉनिक हैं तो बी के अंदर भी इतने ही न्यूट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का नंबर वहाँ से पता चल गया। तो ये इक्वेशन वापस लगाएंगे, 77 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन का नंबर कितना? 44 और प्लस Z मीन्स प्रोटॉन का नंबर, तो यहाँ से Z अपने पास आ जाएगा कितना? 33। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 33 है, ओके।
स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परसेंटेज चेंज इन मास। मास में परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं। तो ये फार्मूला बेस है, बस फार्मूला देखना है अपने को। परसेंटेज चेंज का जो फार्मूला है वो है फाइनल मास माइनस इनिशियल मास डिवाइड बाय इनिशियल मास इनटू 100। इस फार्मूले पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज डबल from its initial value and value of neutron remains same, then calculate percentage change in mass of C612। तो सबसे पहले मैं इनिशियल चीज़ें देख लेता हूँ। इनिशियल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 6, प्रोटॉन 6 एंड न्यूट्रॉन 6। तो इसका मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मास आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बाद में इलेक्ट्रॉन हो गए 12, प्रोटॉन हो गए 12 एंड न्यूट्रॉन तो उतने ही रहे। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालूँ, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल है 18, इनिशियल है 12 डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज आएगा प्लस में 50%। इसका मतलब 50% मास उसका इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ neutron is 3/4 of its initial value and value of proton is 1/4 of its initial value, then calculate percentage change in ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो वही पहले इनिशियल वाली कंडीशंस के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 8 8 8, ये हमने पहले निकाल चुके हैं। फिर बाद में देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन है 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियल में कितना था, 8 था, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। न्यूट्रॉन हो जाएगा 6 एंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वही, इलेक्ट्रॉन तो वही है, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, और पहले मास कितना था 16। ठीक है, तो 16 था मास। ओके, तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालूँ तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। स्टूडेंट्स जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज चेंज जो आएगा वो आएगा माइनस में 50%। यहाँ माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो 50% मास है वो डिक्रीज़ हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद का अगला जो भी चैप्टर है, इस चैप्टर में आगे का जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।